अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सूबाई इंतखाबात होंगे या नहीं और क्या सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर सकता है या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और कल किसी भी वक्त ये फैसला सुना दिया जाएगा। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने अपने दलाइल रखे, जबकि हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले वकला से चीफ जस्टिस ने पहले ये इस्तफसार किया कि क्या आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया और बादअज़ां तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के मामले पर बात की और इस हवाले से रिटायर्ड फौजी अफसरान की खिदमात लेने के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी से भी खिदमात लेने के हवाले से भी पूछा, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी खजाना से पूछा कि क्या मुल्की हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे, क्या तरक्याती बजट दिए जा रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। आज की अदालती कार्रवाई के बाद कोर्ट ने केस का फैसला महफूज करते हुए कल सुनाए जाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत मौजूदा अदालती और केस पर सरापा एहतजाज। इस हवाले से कौमी असम्बली के इजलास में बात करते हुए वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस 2 जजेस को बिठा दें, मौजूदा बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के साथ खड़ी है और उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो घर जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन से आज खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस से कहूंगा कि आप ऑर्डर करें, देखते हैं कौन नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूंगा, आप अपना ऑर्डर दे, हम देखेंगे कि किसकी जरूरत है आपके ऑर्डर को डिफाई करें। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, आइन के पीछे खड़ा है और जो जजमेंट आनी चाहिए आइन के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इलेक्शन को लेकर क्या फैसला होता है इसका पता कल चलेगा, मगर इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर आमने सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में जजेस के एहतसाब, कंडक्ट, बेंचेस की तश्कील, सुमोटो का इस्तेहकाक और केसेस में दिए गए रिमार्क्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ऑनरेबल कोर्ट भी सियासी जमातों, खास तौर पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन टकराव की सूरत हाल पर बात करती नजर आती है। मगर असल सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है इस बहरान का जिसने मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है? कौन जिम्मेदार है मईशत की तबाही का जिसने मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पर ला खड़ा किया है? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा मौजूदा सियासी बहरान की जिसने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज पर एक होने से दूर कर दिया है? इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी है, तो कौन इस इंतजामी बहरान का बीड़ा उठाएगा? रियासती के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करते हुए ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को 71 के हालात से जोड़कर किसी हादसे की पेशगोई की जा रही है, तो इस किस्म की अफवाहें कहां से जन्म ले रही हैं और इनके सदेबाब की जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? अदालती फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। फैसला आने से पहले बेंच और फैसले का बॉयकॉट किए जाने की बातें हो रही हैं, तो कौन जिम्मेदार है इदारों की इस तकसीम और इदारों को मुतनाज़े बनाने का? सिर्फ एक इलेक्शन का इशू है जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ बाहम दस्तो गिरेबां हैं। मुल्क दोराहे पर, जबकि अवाम और सियासी जमातें चौराहे पर आन खड़ी हुई हैं। जो मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए थे वो अदालतों में जा पहुंचे हैं और जो इश्यूज बात से हल होने चाहिए थे वो सड़कों पर एहतजाज और तसादुम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मौजूदा सियासी डेडलॉक का खात्मा
कैसे मुमकिन है और आइन की पासदारी के लिए सियासी जमातों को क्या करना होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल खान ने हमें ज्वाइन किया है और माहिर कानून मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो फैसला आने वाला है, कल ज़ाहिर ये मुतवक्के है, किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि क्या फैसला आ सकता है? क्या जो इलेक्शन की डेट वाला मामला था, जो सदर ने डेट दी थी, क्या ये उनके हक में आ सकता है या कुछ नई चीज़ हम देखेंगे फैसले में? बहुत शुक्रिया। तारीखी तौर पर मैं बताता चलूँ, पहले एक बात तो यहाँ मजाक बना लिया है हर एक ने कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए, पार्लियामान में बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आईने पाकिस्तान शायद पढ़ते नहीं हैं। आईने पाकिस्तान अगर उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, अरबी में भी रख लें तो शायद समझने में आसानी हो जाए। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि इलेक्शन वक्त से पहले अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, नॉट लेटर देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और यहाँ मैं बताता चलूँ, ये एक सिंगल जज ने, ये जो हमने शोर डाला हुआ है कि फुल कोर्ट ने करना क्या है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के बारे में समझना चाहता हूँ। 10 फरवरी का है और 4 हियरिंग हुई जिसमें वफाकी हुकूमत भी आई, इलेक्शन कमीशन भी आया, गवर्नर पंजाब भी। बाकायदा इन हियरिंग्स में लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस जवाद हसन के पास हर एक ने अपना मौकफ दिया। कहा गया, यानी गवर्नर ने बहाना यह बनाया क्योंकि असेंबलियां तहलील हुई हैं बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑटोमेटिक हुई हैं, तो मैं पोल डे दे नहीं सकता। आर्टिकल 112 में बड़ा वाज़ेह है कि पहले पोल डे देनी है, फिर निगरान काबीना लगानी है। तो इन्होंने पोल डे दिए बगैर निगरान काबीना लगा दी। चले वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, चले छोड़े इस बात को, जो कुछ निगरान काबीना करती है आपके सामने है। सवाल ये सारा जब सामने आया तो इनको कहा पोल डे दे दे, गवर्नर कहता मैंने नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं देनी। और सबको सुनने के बाद चीफ सेक्रेटरी भी आए, आईजी भी आए, 10 फरवरी को बकायदा सुना गया, सबने कहा इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा। और वो हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करके पोल डे देगा। इनको कबूल ही नहीं हुआ। वजह क्या है कि ये पहले दिन से इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने भी चैलेंज कर दिया, ठीक है, और गवर्नर ने भी चैलेंज कर दिया इंट्रा कोर्ट अपील में। मैं इंट्रा कोर्ट अपील में गया, वो डेटें पढ़ना शुरू हुई 16 से 22, 22 से 27, यानी वो डिले कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। मैंने फिर कंटेम्प्ट फाइल की, कंटेम्प्ट में नोटिस हुए, फिर साथ साथ ही मैंने देखा कि ये डेट नहीं देना चाहते, सेक्शन 57 के तहत एक पिटीशन दायर की, लाहौर हाईकोर्ट में लगी। जस्टिस जवाद ने कहा कि ये अमल दरामद हो रहा है, अब वापस ले। मैंने वापस ले ली, मैंने फिर फाइल की, और फिर वो जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने 20 फरवरी को उसमें नोटिस किए और 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 का इस्तेमाल करते हुए पोल डे दे दी। तो पहले तो ये समझ लें, ये कोई यानी इसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में मामला डिले हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, पिटीशन आई और बड़ी डिटेल और डेप्थ में हियरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन है वहां भी बहाने बनाता रहा, ये रिकॉर्ड पे। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन, और अभी आपके पास कोई सबूत रह गया कि इरफान कादर जो वकील है उनके, वो वकील किसके थे? वो स्पेशल बशीर थे इनके, और आके सारी वकालत उन्होंने पीडीएम की, यानी उन्हें आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज का कोई ताल्लुक नहीं था, साफ शफाफ इलेक्शन कराने का कोई ताल्लुक नहीं था। उनका ताल्लुक ये था, और ये तारीखी तौर पर बात है, 2013, 2008, 2013, 2018 में कितनी यहाँ दहशतगर्दी के मामला थे। और बड़ी मजेदार जो बात है ना कि आज जब बुलाया गया था सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस तो आए नहीं, और वो बजट के सारे फिगर्स बताने थे। जब बजट के फिगर सामने खुल के आए या सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से जब बात सामने आई कि जनाब वो अपना बताएं क्या, जब कहा गया रिजर्व फोर्स का कहा गया, मिलिट्री फोर्सेस का कहा गया, उन्होंने कहा ये हो जाएंगी। यानी बात तो सिर्फ ये समझिएगा कि जो डिले करने के 2 फैक्टर थे, एक पैसे का, पैसा तो इनको देना ही देना है, ये कौन होती हैं? रोकने वाले, और अपना जो बाकायदा एग्जेक्टिव ने। और ये 2 चीजें और बताता चलूं, आइन के अंदर आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया हुआ है कि तमाम एग्जेक्टिव इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वो भी इख्तियार, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामला वहां पर ज्यादा पेचीदा हो गया जब उनके साथ यानी चीफ जस्टिस साहब के जो फेलो ब्रदर्स हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट्स लिखना शुरू कर दिए, उन्होंने सुमोटो पर जो है वो इख्तलाफ किया। उसके बाद ये मामला ज्यादा पेचीदा हो गया, यानी घर के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई। नहीं, मैं देखिए, मैं आपने अच्छा किया सवाल कर दिया। ये मामले को एक तरफ रख दे फॉर द टाइम बिंग, चलें छोड़ें। अब मैं इसी की बात की तरफ आता हूं। आर्टिकल 184(3) के तहत चूंकि यह मामला डिले हो रहा था,
और वहां पर अब जो सवाल आज पूरे हेयरिंग में ना अटॉर्नी जनरल ने पहले तो बाइकआउट करने का, फिर ये सारी बातें हुई तो उनका पूरा फोकस ये रहा। और बेंच ने कमाल है, बड़ा मैं कहता हूं इतने तहम्मुल के साथ सुना और जवाब भी दिए। भाई पहले ये कहा जा रहा था कि 9 मेंबर बेंच है, 9 मेंबर बेंच में से 2 ने अपना इजाफी नोट लिखा, इजाफी नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, इजाफी नोट लिखे। और फाइनल ऑर्डर क्या हुआ कि 9 के 9 जजेस ने कहा कि हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवाते हैं। चीफ जस्टिस के पास फाइल गई और 5 मेंबर बेंच आ गया। 5 मेंबर बेंच में वो 2 जजेस बैठे हुए, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह भी बैठे, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी। उन्होंने पूरा केस सुना और और केस क्या है जरा सुनिएगा कि पहला फैसला जो है 1 मार्च का वो इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। मैं फिर बताता चलूं आपको, वो इंप्लीमेंट हो चुका है, वो अमल दरामद हो चुका है। अमल दरामद होने के बाद इलेक्शन शेड्यूल दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने आगे चला गया। अब जो बात वहां तक आई, वहां 2 जजेस ने कहा जी फर्ज करें जहां हमारा एडिशनल नोट है, भाई 7 मेंबर बेंच तो था कोई नहीं, 5 मेंबर बेंच ने फैसला किया, 5 मेंबर 2 ने कहा हम रिक्यूज करते हैं, 2 रिक्यूज हो गए। बाकी जो अगर कहा जाए कि 9 में से 5 रह गए, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी तो रिक्यूज ही नहीं हुए, ना कोई रिक्यूजल का ऑर्डर है। उन दोनों को अगर मिलाया जाए ठीक है, मुझे सारे दुरानी साहब पे भी मूव करना है, लेकिन बात यही है कि जब आप इख्तलाफात हो गए तो ये जो फैसला कल आएगा, मेन मुद्दा यही है, तो इसको क्या हुकूमत मानेगी, क्या इसे ऑपोजिशन मानेगी अगर उनके हक में नहीं आएगा? दुरानी साहब, आप लोगों का ये मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए और ये इलेक्शन के लिए ही सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है, और आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन इसके होने में जो एक कियोस मचा हुआ है वो भी आप लोगों के सामने ही है। खा उसकी जिम्मेदारी आप नून लीग पे डालें, नून लीग वाले आप लोगों पे डालें, आप पीडीएम पे डालें या आप कोर्ट पे डालें, कियोस तो अलबत्ता वहां पर है। क्या मोज़ायका है इसमें, क्या मसला क्या है? अगर 10 महीने आप लोगों ने वेट कर लिया, 4 महीने और कर लें, आपके ही फायदे में जाएगा। हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है तो खुल के सामने आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवा ये आईन पाकिस्तान है जिसमें दर्ज है, जिस तरह के अभी अजहर साहब ने बताया कि नॉट लेटर देन 90 डेज। मेरा मसला नहीं है, नून लीग का मसला नहीं है, आईन पाकिस्तान का मसला है। आईन पाकिस्तान से इनहराफ करना चाह रहे हैं तो बड़े खुशी करें और उसके कॉन्सिक्वेंस हैं अवाम फेस करेगी और ये मुल्क भी फेस करेगा। वेयरएज आईन पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं है। देखें, इसका जो प्रीएम्बल है ना पाकिस्तान के आईन का, जिसमें बड़ा क्लियरली बताते हैं कि जो हाकमियत अल्लाह ताला की है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है आपके ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर 2 कानून लागू हो रहे हैं, एक जो जमहूरिया का और एक इस्लाम का। ये जो काम है वो कह रहे हैं कि विल ऑफ द पीपल जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव की थ्रू होगी, यानी कि अवाम जो है उसकी अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं। अभी आईन पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है? ना मेरे भाई नून लीग वाले रोक सकते हैं, ना अजहर सदीक साहब रोक सकते हैं, ना आप और ना मैं। आईन में तो लिखा हुआ है 90 दिन, ये तो कोई 2 बातें ही नहीं है। नहीं तो फिर अगर ये आइन का मामला है तो आइन की रूह से जो कल फैसला आएगा क्या मुतवक्के है, क्या वो फैसला आप लोगों के हक में आएगा? नहीं, मेरे हक में नहीं होगा, आइन के हक में होगा। ये जो आइन है ये मेरे और आपके हुकूक के ऊपर बना हुआ है। मेरा हक ये है कि मेरा मुंतखब नुमाइंदा असेंबली में होना चाहिए और वो जब तक इंतखाब नहीं होगा तो मेरा मुंतखब नुमाइंदा नहीं होगा। इसका मतलब है जो हुकूमत वहां बैठी हुई है वो गासिब हुकूमत है, मेरा नुमाइंदा नहीं है, तो मेरे हक में नहीं आएगा, अवाम के हक में आएगा और आइन के हक में फैसला आएगा। यही जो था ना इलेक्शन कमीशन पिछले साल इन्हीं दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट में अपियर हुआ फरवा और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम इलेक्शन कराएंगे। पिछले साल भी उन्होंने कहा था अक्टूबर में कराएंगे, मुझे नहीं पता अक्टूबर के महीने से इनका क्या मोहब्बत है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जी अक्टूबर में क्यों करा सकते हैं, उन्हें कहा जी हमारी तैयारी नहीं है। आज भी उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बोला कि पहले 2022 का अक्टूबर था, अभी 2023 का अक्टूबर हो गया। यहाँ पे इशू ये है कि ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जिसपे 2 कवानीन का इतलाक है, जो कि इस्लाम का भी और जमहूरिया का, उसको आप इट्स वेरी क्लियर। राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे एक साथ होंगे, तो इट्स वेरी क्लियर। अक्टूबर का अगर आपने जिक्र किया है तो मैं अपनी नाक़िस सोच से बताती हूँ कि हुकूमत चाहती है कि सूबाई इलेक्शन भी कौमी असम्बली के साथ हो ना, तो अक्टूबर का महीना तो इसलिए ज़ाहिर है अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो फिर खर्चा एक ही मरतबा हो ना, बार बार क्यों वो इलेक्शन खेले। ये देखें, बात ये है कि जो आइन है उसमें आपको इजाजत है कि आप असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। आज एतजाज अहसन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जो फेडरेटिंग यूनिट है, एक फेडरेशन की यूनिट में अगर इंतखाबात पहले हो रहे हैं किसी वजह से भी,
कि आपने असेंबली तोड़ दी है, उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, हालात ठीक नहीं, उन्होंने तोड़ दिया, तो बाकी 3 सूबे उसका क्यों खमियाजा भुगते हैं? आप एक्चुअली जो पोस्ट 18th अमेंडमेंट है, जो इस वक्त आपकी जो सूबाई खुद मुख्तारी है, उसको राणा साहब चैलेंज कर रहे हैं। राणा साहब की मर्जी पे नहीं चलेगा, चलेगा आईन पाकिस्तान। और आईन पाकिस्तान मेरा और आपका डॉक्यूमेंट है, मैंने और आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये नहीं कि एक बरादरी वकला कहेंगे जी मैं खड़ा हो गया हूँ, अवाम करेगी, 22.5 करोड़ अवाम बाहर निकलेगी, आईन तहफ़्फ़ुज़ करेगी, क्योंकि मेरे हकूक उसमें लिखे हुए हैं। ये तो सारे के सारे अशराफिया है, ये तो ऐसी वैसे कर रहे हैं। चले, यानी मैंने गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया दुरानी साहब आपके, कि जो हुकूमत है वो भाग रही है इलेक्शन से और इलेक्शन कराना नहीं चाहती, और जो फैसला आएगा, ये तो एहसान साहब बताएंगे कि जो फैसला आएगा उसे वो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने जो फैसला आया था कहा था कि मानेंगे, फिर वो 4-3 वाला सीन हो गया, फिर आज भी वो डिस्कशन चलती रही, 4-3 से हुआ है, 3-2 से हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एहसान साहब, आज जो वजीर आजम की गुफ्तगू थी पार्लियामेंट में, यूं मालूम हो रहा था जैसे रिसेंटली भी वजीर आजम जिस तरीके से खिताब कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इट्स सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, इट्स प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इजंट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आइन पे आ जाएं। आइन, लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो एग्जिस्ट करती थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट को कि आप इसको बहाल करें। वो 8 महीने या साल तक तो उस जजमेंट पे फैसला नहीं हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की बारे में बात कर रहे हैं और आइन के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने तो 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको आइन चिकन डिक्लेयर किया हुआ है जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हो रही थी। तो अभी इनको आइन का बड़ा ख्याल है। अभी भी देखें, जो आप अभी ये जो सारी बात हो रही है, इट इज नॉट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आवाजें आ रही हैं। और वो क्या आ रही हैं? देखें, वहां के एक ऑनरेबल जस्टिस ने बात की कि ये 4-3 का मेजॉरिटी का फैसला है और माइनॉरिटी का फैसला जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, यही अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। इसी तरह आप देखें कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला आया, उसको आप किस तरह रद्द कर सकते हैं एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर के तहत। अब उसने भी सुओ मोटो को होल्ड कर लिया। फिर इसी तरह जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात है कि वो समाज के अंदर जो थे वो शामिल थे और उन्होंने रिक्यूज कर दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच में वो कैसे हो सकते हैं? तो ये जो बात है, ये सिर्फ हमारी आवाज तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की आवाजें हैं जो इस चीज को जो है हाईलाइट कर रही हैं कि एक मामला जो लाहौर हाई कोर्ट सुन रही है उस पर आप सुओ मोटो ले लेते हैं और सुओ मोटो के ऊपर भी जस्टिस कह रहे हैं कि इसको होल्ड कर लें। तो इतना ये मामूली मामला नहीं है कि जिसको आप कहेंगे मजाक हो रहा है और ये फुल कोर्ट मांग रहे हैं। तो ये कौन सा, देखें, एक कोalition हुकूमत है, मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो कह रही हैं कि इस मामले के अंदर जो मडी हो चुका है, जो गदला हो चुका है, उसको आप अगर हल करना है तो एक फुल कोर्ट बिठा ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी डिमांड्स है जो बड़ी गलत हैं। और जहां तक आइन की बात और 90 दिन की बात है, हाँ बिल्कुल 90 दिन का कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन होगा और उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ईसीपी ने 90 दिन के को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेन जो पर्पस है उसके बनने का वो ये है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। ठीक है, अगर वो समझता है कि वो 90 डेज के अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करा सकता क्योंकि उसको जो कोर्ट है वो आरोज नहीं दे रहा, कोर्ट कह रहा है मेरे पास नहीं है जज फारिग के मैं आपको आरोज दूं, या उसको हुकूमत जो है वो फाइनेंशियली उस तरीके से मामलत नहीं कर सकती जो करनी चाहिए, या लॉ एंड ऑर्डर की फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर वो उस मुद्दत में नहीं करा सकता तो उसने करीब मुद्दत दे रहे हैं। आप लोग वो बजट तो दे रहे हैं जो अरबों में है, तो 20 अरब रुपए की क्या अहमियत है? मतलब करने को आए तो फिर 100 चीजें हैं ना। देखिए ना, बात ये है कि ये हमारी वफाक में हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उसने अपने जो हर्डल्स हैं या जो रुकावटें हैं वो बता दी। और वो कोई ऐसी नहीं है, अगर मिसाल के तौर पे सेंसस हो रहा है और पंजाब हुकूमत की रिसोर्सेज सेंसस के अंदर बिजी हैं या यूटिलाइज्ड हैं, तो इतनी रिसोर्सेज तो नहीं है ना कि सेंसस भी हो और साथ इलेक्शन भी साथ करें, एक काम हो सकता है। तो अब बात यही है ना, अगर हमारी अगस्त में हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम मौजूद नहीं होंगे, आज आप हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं तो हम इलेक्शन से भाग रहे हैं या इलेक्शन नहीं करा रहे, रिसोर्सेज नहीं दे रहे, तो यही तो बात है। जब केयर टेकर हुकूमत होगी तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगी, ये मामलात ही खत्म हो जाएंगे। वो एक न्यूट्रल हुकूमत होगी जिसने इलेक्शन कराने, वो चारों
सूबों और वफाक में ठीक है, इलेक्शन करा देगी, मुझे तो ये- ब्रेक का कहा जा रहा है, आज- राणा साहब मुझे जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग नहीं होंगे, मगर आप ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप ऑलरेडी पंजाब में लगा हुआ है, वो शायद, ये मैं नहीं लगा रही, ये पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शायद पीडीएम की इमा पर काम कर रहा है और इलेक्शन बिफोर इलेक्शन रिग्ट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, फवाद चौधरी साहब का बयान आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे अपने पैनल से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज़ाद सिद्दीकी साहब, मुझे बताइएगा कि हेयरिंग के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस साहब के खुद के रिमार्क्स थे। ज़ाहिर है जज साहब का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने भी नाम लिए बगैर नहीं कहा था कि जिस जज पे खिलाफ है उसको बेंच में रखा गया, वो मैंने इसलिए रखा कि मैंने पैगाम देने के लिए उनको जज में बेंच में शामिल किया। तो आप नहीं समझते, इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये बड़ी एक वाज़ेह चीज़ है कि इख्तलाफ भी है और फिर उस पर ज़ाहिर है कि महाज भी खुल गया है। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की बातें करते हैं, यानी यहाँ आपको वजीर आजम है, वजीर आजम 50 बातें करते हुए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, काबीना में बैठे तो फिर अदालतें भी शुरू कर दे उनके हर काम में इंटरफियरेंस करने के हवाले से। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मामला है, और पहले केस में और इस केस में जमीन आसमान का फर्क है। जो पहला मार्च का फैसला है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, बाकायदा किसी ने एतराज नहीं उठाया, ना गवर्नमेंट ने ना किसी सियासी जमात ने, और इलेक्शन शेड्यूल 8 मार्च को जारी हो गया, जिसके तहत 30 अप्रैल को पोल डेट आ गई और इलेक्शन होने हैं। वो किसी ने चैलेंज नहीं किया आज। मैं फिर बताता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आज भी, नोबडी हैज एवर चैलेंजेस। जब वो चैलेंज करेंगे तो तब की बातें हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। दूसरा मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन ने उसका इख्तियार ही नहीं, यूनिलैटरली क्या किया कि पूरे का पूरा शेड्यूल जो है सेक्शन 57 में अगर कोई इख्तियार दिया गया है तो उसमें कुछ डेटें चेंज करने का दिया है, नॉमिनेशन पेपर आगे पीछे कर लें, कोई अपीलों का टाइम, लेकिन आप यूनिलैटरली पूरे का पूरा इलेक्शन शेड्यूल नहीं वापस ले सकते, और आप पोल डे दे ही नहीं सकते। सर पोल डे देना ये कॉन्स्टिट्यूट। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल मैं आ आप रहा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि जब अंदर से आवाजें उठेंगी और फिर किसी को पैगाम देने की बातचीत की जाएगी, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। जब कोर्ट में कोई बात करता है या पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई बात करता है, आवाम सुनती है, मुझ जैसे लोग सुनते हैं, उसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आज़ाद सिद्दीकी साहब देखिए, मैं एक बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यही तो है, अथॉरिटी ऑफ लॉ यही तो है कि आप ऐसे एक बंदे पे ऐसे इल्जाम लगाते रहे, ना को कंसर्न ना को वास्ता, या जब बताए ना, या तो आप कहें को 22 ऐसा था, 22 का आपका केस तो है ही नहीं है, या 22 का केस आपने किया हो, तो फिर चीफ जस्टिस को उसकी अथॉरिटी को देना है कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं गलत है, ये वही जज हैं जो मेरिट पे काम कर रहे हैं। और ये एक बात और सुनिएगा, याद रखिएगा, इस निजाम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, लाडला वो रहा है। 1999 जब 93 में वो कह रहे हैं इमरान खान लाडले हैं, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने 6 इंस्टेंस रख देता हूं। असेंबलियां तहलील हुई, बहाल होगी, बेनजीर की असेंबलियां बहाल नहीं हुई। नवाज शरीफ अपना 10 साल का एग्रीमेंट करके गए, नहीं गए, वापिस आ गए। 5-7 साल बाद उनकी नजरसानी शुरू की, हुदैबिया केस उनका बंद कर दिया गया। फिर यही नहीं है, आप सिर्फ छोटी सी मिसाल देख लें कि कोई मुलजिम, सजा याफ्ता मुलजिम 4 हफ्ते का कह के बाहर जाए और 3 साल तक इस मुल्क में मैंने भेजा है, अभी जो कानून है कि उसकी सजा को खत्म करने के लिए किसने भेजा है? मुझे बताइए किसने भेजा? वो ये छोड़ दें इस बात को, मैं ये बात नहीं कर रहा, यही तो बताना है कि मुखालफिन के दौर में अंदर भी ये क्या चीज है, ये समझना है कि ये कौन आदमी है कि जिसके लिए निजाम जो है वो बिछ जाता है। और आप जब सिंपल देखें, यानी सजा यानी नाहल हो चुका हुआ है, सजा हो चुकी है, इल्जाम, और उसमें अभी 184 सिद्दीकी साहब, ये इल्जाम मैं अभी राना एहसान अफजल साहब से पूछूंगी, वो भी आप पे लगाएंगे, वो भी यही कहेंगे कि आप ये जो पीटीआई के लोग हैं ये लाडले हैं, इमरान खान लाडले हैं, उनको रिलीफ मिलता है अदालतों से। लेकिन खैर ये बातें करने वाली नहीं है। अलबत्ता आपने एतराज की बात की तो हुकूमत ने, वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम उन्होंने एतराज किया है मौजूदा बेंच पर, उन्होंने कहा शामिल करें उन 2 जजेस को। नहीं, उनको कोई इस्तेकाग नहीं, इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी को, अथॉरिटी ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। वजीर आजम को कोई इख्तियार, वो कौन है वजीर आजम?
वजीर आजम का क्या ताल्लुक, जरा सुन लीजिएगा, एक खत्म कर लगाओ। वजीर आजम का क्या काम है पोल अपना सूबों के इलेक्शन से? ये निगरान हुकूमत, निगरान इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम कौन है? वजीर आजम का क्या ताल्लुक सारे मामले से? चले ठीक है। आप कौन होते हैं? अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे दुरानी साहब का भी मौक़िफ़ चाहिए। दुरानी साहब, मैं आपसे बड़ा सादा सवाल करती हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं है। क्या इट्स एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट? क्योंकि आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीटीआई वाले, खास करके इमरान खान साहब, मरीम नवाज कहती रही हैं कि अदलिया के घोड़े पर सवार हैं। देखिए, अदलिया के घोड़े पे तो वो खुद सवार हैं। जैसा अजहर सिद्दीक साहब ने बताया, अगर आज अदलिया चाहे तो इस वक्त जो आपके वजीर आजम है वो वजीर आजम नहीं रही, क्योंकि वो जमानती हैं अपने भाई के, जो इस वक्त उम्र अदा करने के लिए जा रहे हैं और वलियात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की मेडलिंग पॉलिटिक्स मेडल करने के लिए। अगर एक दफा अदलिया चाहे तो ये इस मुल्क में अजीब कानून है, तो दैबिया खत्म हो गया। ये बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब ने ठीक कहा। हमें क्या, हमारे पर तो 153 FIR हैं और हम अदलिया से कह रहे हैं कि ये 153 फ्रिवलेस हमारे FIR हैं। दहशत गर्दी से लेके और जो है इंसाइटमेंट से लेके बगावत तक हमने हमारे पर कभी ब्लास्फेमी लगा दिया आपने। ये हमारे केसेस नहीं हैं, आप उसको खत्म कर दें। हम तो अदलिया का एहतराम करते रहे। बेनिफिशियरी कौन है? जस्टिस क्यूम किन के बंदे थे? इनके के हमारा तो ऐसा कोई बेनिफिशियरी नहीं रहा और ना ही बेनिफिट हुआ। ये जो स्टोरी सुनाते हैं ना जी, ये जो पैनामा था ना, ये इंटरनेशनल रेवोल्यूशन थी नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत में, सजा भी उसको अपनी हुकूमत में हुई है। अजीब मंतक ये है कि ये बैठ के नवाज शरीफ कह रहा था जनरल बाजवा जो है करते रहे हैं, उनकी बेटी कहती है जनरल फैज करते रहे हैं। अभी उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी मोहतरमा फरमा रही है कि मेरी तो हुकूमत नहीं है, अपनी हुकूमत में कह रही है कि इन दोनों ने मौजूदा फैसले पे आ जाते हैं ना, मौजूदा कोर्ट हियरिंग पे आ जाते हैं। मैं आपको उसके सवाल का जवाब दिया। आया इस हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है कि अगर जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने किया ये उनकी तहकीकात करा सके? इन्होंने वोट किया उनकी एक्सटेंशन में, और आज अवाम को ये समझने के बेवकूफ है और ये बयानियां बना देंगे कि जी इमरान खान जो है अदलिया की फेवरेट है। फेवरेट सारी जिंदगी ये रहे हैं, अभी भी ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये कोई मंतक ही नहीं है कि जी आप जो है फैसला 2-3 का 5 साल का फैसला आईन का 90 दिन लिखा हुआ, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। अभी उन्होंने करना कैसे है? क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं फरवा, आपको जो टैक्स कलेक्शन है इस वक्त तो ऐसा नहीं, उस बात पे नहीं जाते ना, उसके लिए हम मुकम्मल शो करेंगे, क्योंकि आज का जो करंट टॉपिक है हमें उस पर स्टिक रहना है। हम टैक्स हदफ पे भी बात करेंगे, हम करंट डेफिसिट पे भी बात करेंगे। मैं आपके 20 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ जी जी, कि 2000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन है अप्रैल टू जून में। 230 अरब रुपए इन्होंने रोका हुआ है KP से, 176 बिलियन रोका हुआ है पंजाब से। अभी 20 अरब रुपए आप उससे नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, ये कहाँ की मंतक है? अभी हालांकि आटे के लिए 90 अरब रुपए। चले दुरानी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जाने से पहले मुझे ये बता दें कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये भी घर जाएंगे वजीर आजम, जैसे पहले 2 गए, जाएंगे। लग तो उनकी गुफ्तगू से देखें, ये बाहर असेंबली से बाहर गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कंटेम्प्ट लगेगी इनके ऊपर, ये सारी काबीना कंटेम्प्ट में आ रही है। ये तो बड़े अच्छे इंसान है चीफ जस्टिस, जो कि इनको छोड़ी जा रहे हैं, वरना ये सारे कंटेम्प्ट में। साहब, आपके वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस की मूव पर गए, आप लोग आज तक उसको कोसते हैं। एक वजीर आजम अगर कंटेम्प्ट पे चले जाएंगे, एक और मैं एडिशन कर देती हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने 5 साल तो पूरे किए नहीं है, तो ये अच्छी रिवायत है नहीं? बहुत बुरी रिवायत है, लेकिन अदलिया का तो हमने एहतराम किया। हमने फैसले के ऊपर कभी भी हमने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, हमने फैसले का एहतराम किया, हम घर चले गए। हाँ, फैसले पे हम गुफ्तगू जरूर करते रहेंगे, हमारा आईनी हक है, हम बिल्कुल गुफ्तगू कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, गुफ्तगू करें। आज तक अदलिया के खिलाफ हमने कोई कैंपेन या बात नहीं की है। ठीक है, लेकिन चले मेरे पास इफ्तिखार साहब अभी नहीं है, वरना मैं शॉर्ट्स निकाल के आपको दिखाती कि पिछले साल जब ये मूव चली थी नो कॉन्फिडेंस की, तो तब आपका अदलिया के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या इजहार ख्याल था और आज क्या है? एंड सेम गोज फॉर द अदर लीग्स एज वेल, नून लीग या पीपल्स पार्टी। तो आई थिंक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, यही सवाल हम फिर एहसान साहब से भी करेंगे। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तीसरे वजीर आजम भी घर जाएंगे, लग भी ऐसा रहा है जो महाज खुला हुआ है, हुकूमत घर जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जुर्रत की बात की कि जुर्रत दिखाएं और बाजवा साहब के मामले के अंदर और वो बाकी जो इन्होंने बात की, तो देखिए हमने जुर्रत दिखाई थी मुशर्रफ के मामले में,
आर्टिकल 6 के तहत, और उसकी जो कहानी है वो खुल चुकी है, लोगों को पता चल गया है कि फिर उसके नतीजे में, वो जुर्रत दिखाने के नतीजे में पीटीआई इक़्तिदार में आई और उनको किस तरीके से प्लानिंग के तहत फिर लाया गया और हमें उठाया गया। तो यही जुडिशरी थी, वही साकिब निसार थे, वही मामलात थे सारी। अब ये जो मामलात है लोगों के सामने आ गया। दूसरे लाडलेपन के ऊपर मैं एक ही बात करूंगा। देखें, आर्टिकल 63A को मैं 50 दफा पढ़ चुका हूं। जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की वो तो मुझे कहीं नहीं नजर आती, और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका भी ख्याल है ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई। ये बुनियाद बनी इस झगड़े की, इस लड़ाई की। पंजाब हुकूमत जो है वो ले ली गई, फिर वो जिमनी इलेक्शन हुए, फिर और उससे इलेक्शन हुए, और वही जब PMLQ की बात आई और उसके पार्टी हेड की बात आई तो वो उधर जो है वो मामलात उल्टे कर दिए गए। तो दोनों चीजें एक दूसरे से तसादम करती हैं, और वैसे ही 63A के लिए रिव्यू फाइल किया गया कि इसको दोबारा, वो रिव्यू आज तक नहीं उसकी सुनवाई हुई। तो ये एक ही मुद्दा बहुत है आपको बताने के लिए कि इधर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फैलाता रहा है और फैलाई गई। ये बहुत बड़ा एक लाडलापन जो है वो किया गया। देखें, बाकी बात ये है कि आप किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो पहले तो कंटेम्प्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जस्टिसेस की होनी चाहिए ना। वो जो अभी जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट है, अगर एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को रद्द कर दे तो फिर यानी कि क्या बाकी बच जाता है फिर। और मेरे ख्याल से आज सुनने में भी आया है कि उन्होंने, जस्टिस साहब ने दोबारा रजिस्ट्रार साहब को लेटर लिखा है कि आपने कैसे किया और ये कैसे मामला उठा। तो मेरे ख्याल से जो हम बातें कर रहे हैं वो तो वही बातें हैं ना, या तो वो मुख्तलिफ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो रही तो फिर तो ठीक है कंटेम्प्ट लग जाए। लेकिन अगर वो वही मुद्दे हैं, वही बातें हैं जो एक आईनी बहस, वो भी आइन को का दफा कर, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जा सके? नहीं, क्यों भेजा जाएगा ना। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस बात कर रहे हैं वो भी समझते होंगे, वो भी आईनी बातें कर रहे हैं, वो गैर आईनी बातें तो नहीं कर रहे ना। अगर 4-3 का वो कह रहे हैं कि फैसला मेजॉरिटी का फैसला है तो वो किसी लॉजिक, किसी आइन, किसी कानून के तहत ही वो बात कर रहे हैं ना। अगर जस्टिस काजी फायज ने वो किया तो वो आईनी बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि चीफ जस्टिस साहब को घर भेजने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। मैं चले यही सवाल आपसे कर सकती हूँ कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा जा सकता है? अच्छा जी, पहले तो मैं बताता चलूं, आर्टिकल 209 का ना मैं आज कोशिश करूंगा उर्दू में, अंग्रेजी में ना, पंजाबी में तर्जमा जरूर भिजवाऊं। सर आप फारसी में कर दें, हाउएवर यू लाइक। आप फारसी में, यस एग्रीड जी। अच्छा, वो है क्या? मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट कहाँ है? जुडिशियल डिसीजंस में कभी मिसकंडक्ट नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, आज तक नेवर एवर पूरी दुनिया के अंदर ये कोई अनोखे लाडले हैं, ना कानून आता है ना आइन आता है, ऐसे जो दिल में आता है बोलते रहते हैं। अच्छा, 63A की मैं तशरीह देखे मैं बड़ा परेशान हो गया। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इन्हें पता भी तो होना चाहिए री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इन्हें तारीख याद नहीं है, छांगा मांगा की तारीख मेरा इन्हें याद नहीं है, यादाश्त कमजोर है। शायद राणा साहब उस वक्त असेंबली में नहीं थे, लेकिन मैं बता देता हूं कि जिस तरह सीटें खरीदी जाती थी ना गवर्नमेंट गिराने के लिए मंजूर भट्टू की, उस वक्त इन सब ने बैठ के मिसाके जमहूरियत के सिक्के पढ़ लीजिएगा, 18 नंबर और 19 नंबर, उन्होंने तय किया था कि वोट डालने नहीं देना। ये रिकॉर्ड पे है। और भाई यहाँ पर क्या है कि आप वोट खरीद के वोट डाल रहे थे, वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पैसे लगाए, साइबर का मामला आया, ये रिकॉर्ड पे है। और रिकॉर्ड ये छोड़ देना, अभी आपकी राणा साहब बारी आएगी, जवाब दे दीजिएगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 63 को सिंपल लफ्जों में मैं समझा देता हूं, इन्हें समझ नहीं शायद आई है, पंजाबी में कहने लगा हूं। ਉਹਦਾ आसान तरीका है कि अगर वोट तुसी पार्टी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, अगर पा दियो तो वोट काउंट नहीं होएगा। और ਜਿਹੜਾ ਪਾर्टी ਦਾ लीडर है ना, ये PMLQ के साथ क्या हुआ फिर? सर एक बार रिपीट कर ले। सरबरा कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, अब उन्होंने सरबरा कहा। सर आप सरबरा कह रहे हैं ना, सरबरा तो फिर तो आपने गेम ही पलट। राणा साहब का मसला ये है, राणा साहब का मसला ये समझना नहीं चाहते। चलो मैं उर्दू में समझाता हूं कि भाई पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर आप वोट नहीं डाल सकते 3 शक्लों में, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल। अब इन तीनों में इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो काम किया तो पार्टी लीडर जो पार्लियामेंटी लीडर है ना उसके खिलाफ वर्जी की। अब उसके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल किया जाता है बिफोर इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में अमानत में खयानत का मैंने आर्गू किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कि ये अमानत में ये पार्टी के वोट पे आए हैं तो ये वोट काउंट नहीं होगा।
ये मैंने और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का ठीक है। सारा असद कुछ सदीक साहब सामने- अभी मौजूदा आज सवाल पे आ जाए ना, पीपल्स पार्टी के चीफ जस्टिस वाली बात पे आ जाए ना, क्या उनको घर भेजा जा सकता है? अच्छा, मैं जवाब दे देता हूं। जो था ना रेफरेंस, अभी तक तो इनको इतनी हिम्मत नहीं हुई जस्टिस काजी फायजीसा की मिसेस ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, जस्ट लाइक पानामा के हवाले से कि उन्होंने नहीं डिक्लेयर की, उनके पास मनी ट्रेल नहीं है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने पूरी डिटेल में इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, वो रेफरेंस एक तरफ डाल दिया। वो तो रेफरेंस बनता है मिसकंडक्ट का, उठाए ना उसको, लेके जाए ना वहां पर बैठ के। अब वहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बात खत्म हो गई। तो जहां कोर्ट का ऑर्डर आ गया, चुप कर दिया करे, जुबान पे ताले लगा लेते हैं। ठीक है जाए ना सर। यहाँ पर, या मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दे मनी ट्रेल। और अगली बात देख लीजिएगा सर, ये कि मनी ट्रेल बड़ा misconduct खतरनाक लफ्ज है, लगता इस पे तो बहुत सारे फंसते हैं लोग। ओहो, यही तो बता रहा हूं ना। चलो आज़ाद ये सदीक तो साहब, इसका इमरान खान जवाब ना मैं आपसे इमरान खान ब्रेक के बाद सर, कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल हो सकता है या वो घर जा सकते हैं कि नहीं, एक ब्रेक के बाद। आज़ाद सदीक साहब, अगेन दैट क्वेश्चन इज कि क्या चीफ जस्टिस साहब को घर भेजा जा सकता है? पार्लियामेंट क्या ये कर सकती है? बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता। आपको याद होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब ये घर भेजा गया, मामला आया, चैलेंज हुआ, उस वक्त कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल डाउन कर दिया है कि जज को अगर घर भेजना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। आर्टिकल 209 के तहत, और उसमें भी मिसकंडक्ट लाना पड़ेगा। तो मिसकंडक्ट में सब दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डराने, धमकाने, बैकफुट पे ले जाने के लिए है। मगर हमारी अदालतें खड़ी हैं, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, अदालतें हमारी रेड लाइन है। आज पूरी वोकला बरादरी वहां साथ खड़ी है, और हम आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक हम अपनी इन अदालतों पे, हम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े रहेंगे। हम ना ये खिलवाड़ होने देंगे किसी शक्ल में भी हो। आज ये सियासी जमातें जो बातें कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा पूरा करने के लिए कर रही हैं। दुरानी साहब को ताल्लुक सिर्फ कंसर्न क्या है? ठीक है, दुरानी साहब को भी सर मैं चाहूंगी, वक्त की किल्लत है। दुरानी साहब, आपका क्या मौकिफ है? इलेक्शन नहीं देती हुकूमत, एक बार कोर्ट का फैसला आया, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही, आगे चला गया, फिर दोबारा से हियरिंग स्टार्ट हो गई, नहीं मानती तो क्या करेंगे? सड़कों पे निकलते रहेंगे सर? देखिए फरवरी के ऊपर हमारा बड़ा क्लियर पोजीशन है। पहली तो बात ये इलेक्शन होगा। मुझे बड़ी जो है ना दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कहने को तो जमहूरी कुव्वतें हैं, लेकिन बड़ी आमराना सोच है इनकी। मेरे भाई राना साहब बड़ी मुदल्लल आवाज हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मुझे बड़ी खुशी होती प्रोग्राम है उनके साथ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उनके ये बयान सुन के कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आपको इलेक्शन कराने का, और जो आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन डेमोक्रेसी की इलेक्शन है, और उसके ऊपर आप इतना बड़ा आपने ह्यूमन क्राइस क्रिएट कर दिया जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट इनसे निकाल के देगी इलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक सेक्रेटरी की औकात कोई नहीं है कि 20 अरब रुपए मना कर दे या कहेगी मैं नहीं देता। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। ये इलेक्शन होके रहेगा और ये अवाम लेगी इलेक्शन इनसे। हम सब लेंगे, आप देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वक्त की किल्लत है। राणा साहब, मुझे बताइए, आपने बहुत सारे महाज खोल रखे हैं, उधर से जुडिशरी है, इधर से पीटीआई है, इलेक्शन आप दे नहीं रहे हैं, वो सड़कों पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए, सड़कों पे तो हमने इनको देख लिया। जब इनका 3 घंटे लॉन्ग मार्च चलता था, 24 घंटे बंद, बाकी 21 घंटे बंद रहता था, तो वो तो कोई मसला नहीं है। बात ये कि ये बिल्कुल इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, ना हम उसके अंदर जो है वो उससे भाग रहे हैं, ना हम भाग सकते हैं। ये एक आईनी मामले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को डील कर रहा था, वहां डील होना चाहिए था। जो भी डील होता वो फैसला कर देता कि इलेक्शन होना है, कब होना है, कैसे होना है। खत्म हो चुका है। जब ये सुओ मोटो लिया गया, जो जिस तरीके से सुओ मोटो लिया गया और जिस तरीके से ये अदालती मामला चले हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये वहां से ही आवाजें निकल रही हैं। ठीक है राणा साहब, वक्त की किल्लत है, मुझे सिर्फ ये बताएं, कल जो भी फैसला आएगा आपके हक में, अगर वो फैसला नहीं हुआ, इलेक्शन का कहा गया, आप लोग मानेंगे? देखिए, हमने तो इस बेंच को मुस्तरद पहले ही कर दिया। हमारी तो फुल कोर्ट की, यानी वो जो भी फैसला है वो इट डजंट मैटर एनीमोर, राइट? देखिए, हमने तो इस बेंच के ऊपर क्या इश्यूज हैं वो मैं रेस कर चुका हूं कि 4-3 के मामलात हैं, सुओ मोटो की बात है कि वो रुक जानी चाहिए। ठीक है सर, आपके नजदीक वो 4-3 है, पीटीआई के नजदीक वो 3-2 है, हमारे नजदीक अदालत है,
और फिर अदालत के नज़दीक ज़ाहिर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आज पूरा दिन जो ट्विटर पे हमने ट्रेंड्स देखे, यानी कहीं पर अदालत के हक में ट्रेंड देखे तो कहीं हमने अदलिया मुखालिफ ट्रेंड देखे। मुझे इस पे अफसोस ये होता है कि हम एज अ नेशन शायद बहुत ही डिवाइडेड हैं और इस डिवीजन को ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है, वरना आईनी और इंतज़ामी बहरान ये खड़ा हुआ है। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।